नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जीवन संगिनी और इसकी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। आपको वो दोनों पार्ट पढ़ने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जीवन संगिनी नाम से, उसमें जाकर के दोनों जो पार्ट हैं वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। अभिमन्यु सलोनी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मेरा चैन और सुकून छीन कर देखो कैसे आराम से सो रही है। इस लड़की के अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है। यह अच्छी तरह जानती है कि मैं इसे पसंद नहीं करता, मैं इसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा, मैं इसे प्यार नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मेरे घर में बनी हुई है। इसकी जगह अगर मैं होता तो कब का घर छोड़कर चला गया होता, लेकिन यह महारानी क्यों जाएगी? झोपड़ी से उठकर महलों में आ गई है। पति का प्यार ना सही, ऐसो आराम की ज़िंदगी तो मिल रही है, दौलत और शोहरत तो मिल रही है, मेरे बाकी परिवार वालों का प्यार तो मिल रहा है। बड़बड़ करता हुआ अभिमन्यु ऐसे ही बिस्तर पर गिर जाता है और सो जाता है। कोई जवाब ना आने पर सलोनी धीरे से उठती है, अभिमन्यु के जूते उतारती है और उसके पैर सही करके ऊपर रखती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं पैसे की वजह से आपकी ज़िंदगी में आई हूँ? उस वक्त तो मैंने इस सब चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं था। मुझे तो बस एक परिवार की इज्जत बचानी थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की। चलिए, आपकी अपनी सोच है। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं कल ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अभिमन्यु धीरे से अपनी आंखें खोलता है, सामने सलोनी को देखकर कहता है, तुम फिर से मेरे सपने में आ गई। सब सपने में ही दिखाई देती हो, कभी हकीकत में क्यों नहीं आती? अगर तुम आ गई होती तो आज मेरी ज़िंदगी इस तरह नहीं होती। किससे बातें कर रहे हैं पता नहीं। चल सलोनी, अपना सामान पैक कर ले, तेरा सफ़र यहीं ख़त्म होता है, वरना पूरी ज़िंदगी यह इसी गलतफहमी में जीते रहेंगे कि मैंने सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। अगली सुबह अभिमन्यु की आंखें खुलती हैं, उसकी नज़र सीधे नीचे जाती है जहाँ पर सलोनी नहीं थी। चलो अब अकल आ गई, एक बार में ही आज जल्दी उठ गई। अभिमन्यु नीचे उतर कर आता है। डाइनिंग टेबल पर सलोनी को ना देखकर मन में सोचता है, जब तक ये लड़की यहाँ पर नहीं है नाश्ता करके निकल लेता हूँ। नीलिमा जी कहती है, मिजाज ठीक है साहबजादे का, आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी निकलना है। तेरी हमेशा इम्पोर्टेंट मीटिंग रहती है, बैठकर शांति से नाश्ता कर ले। सलोनी कहाँ है? मुझे क्या पता, मैंने उसे नहीं देखा। अजीब बात है ना कि आज मुझे सुबह से सलोनी कहीं भी नज़र नहीं आ रही। मंदिर में आरती भी नहीं हुई है। मुझे लगा कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं है। मैं एक बार उसे रूम में चेक करके आती हूँ, क्योंकि उस लड़के का तो कोई भरोसा नहीं है। वह कमरे में ही होगी और इसने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारी कमियां तो सिर्फ मेरे अंदर ही हैं। नीलिमा जी अभिमन्यु के कमरे में जाती है। उन्हें सलोनी कहीं नज़र नहीं आती। वह अलमारी खोलकर देखती है, सलोनी के कपड़े भी नहीं थे। उन्हें कुछ गलत होने की आशंका समझ में आती है। वह चारों तरफ देखती है और जल्दी से नीचे उतर कर आती है। माँ जी, सलोनी कहीं भी नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं? एक बार ढंग से पूरे घर में चेक कर, हो सकता है बाहर गार्डन में गई हो। पूरे घर में सलोनी को देखा जाता है। जब सलोनी कहीं नहीं मिलती तो कुसुमा जी कहती हैं, मुझे लगता है इस लड़की ने घर छोड़कर जा चुकी है। अलमारी में उसके कपड़े भी नहीं है। माँ जी कहाँ जा सकती है? अभिमन्यु पेट भर के नाश्ता करता है। सभी सलोनी को ढूंढने के में परेशान थे। उसे सिर्फ खाने से मतलब था। आराम से खाना खाता है, मुंह साफ करता है और निकल देता है ऑफिस की तरफ। मयंक जी चिल्लाकर कहते हैं, तेरी पत्नी घर से गायब है और तुझे कोई फिक्र नहीं है? तू मीटिंग के लिए जा रहा है? मेरी कोई पत्नी नहीं है, आपकी बहू घर से गायब है, पता लगाइए। और मेरे लिए मेरी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो भी हम शानो शौकत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं वह इसी की बदौलत है। अगर रेपुटेशन बना कर रखनी है तो मेहनत तो करनी ही होगी। तो प्लीज़ आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। पापा, कितना बदतमीज़ हो गया ये लड़का, किस तरह अपने बाप को जवाब देना सीख गया है। शर्म नहीं आती? इसलिए इसकी पत्नी का कुछ पता नहीं है, यह अपने काम में लगा हुआ है। मयंक बेटा, इसको छोड़ो, सबसे पहले जल्दी से चलकर सलोनी की माँ के पास हॉस्पिटल में। सलोनी वहीं पर गई होगी। सभी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सलोनी अपनी माँ को वहाँ से ले जा चुकी है। एक लेटर नीलिमा जी को पकड़ाकर कहती है, यह सलोनी आपके लिए छोड़कर गई है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप लोगों के साथ जितना भी वक्त बिताया वह बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभिमन्यु जी के दिल में एक बात बैठ गई है कि मैंने उनके पैसों के लिए उनसे शादी की है, लेकिन मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने सिर्फ नम्रता के माता पिता की इज्जत बचाने के लिए शादी की है।
मैं किसी की ज़िंदगी में नासूर बनकर नहीं रहना चाहती। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे और अभिमन्यु हमेशा मेरे पति रहेंगे। लेकिन अब मैं उस घर में नहीं रह सकती क्योंकि मुझे मेरा स्वाभिमान बहुत प्यारा है। मैं नहीं जानती कि मैं ये सही कर रही हूँ या गलत। अगर आप सबको लगे कि मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी सलोनी। देखा, मैं कहती थी ना कि ज़रूर अभिमन्यु ने कुछ किया है, वरना सलोनी इस तरह घर छोड़कर नहीं जाती। ऐसा कर, चैरिटेबल हॉस्पिटल में उसकी माँ एडमिट थी ना बहुत दिनों से, वहाँ पर उसके घर का एड्रेस ज़रूर लिखा होगा। सलोनी के घर चलते हैं। मयंक जी हॉस्पिटल जाकर वहाँ से सलोनी के घर का पता लेते हैं। सभी सलोनी के घर पहुँचते हैं। सारा मोहल्ला इतने अमीर लोगों को अपने मोहल्ले में देखकर हैरान हो जाता है और आपस में बातें करने लगता है। सलोनी के घर पर ताला देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। मयंक जी पड़ोसियों से पूछते हैं तो पता चलता है कि 1 घंटे पहले ही सलोनी अपनी माँ को लेकर कहीं चली गई है। बाबूजी, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अगर हम बाहर किसी को बताते हैं, मीडिया में यह बात फैलाते हैं तो सब जगह यह बातें फैल जाएंगी कि हमारे घर की बहू घर छोड़कर चली गई है और अभिमन्यु का गुस्सा और भी भड़क जाएगा। कहाँ जा सकती है सलोनी? कुसुमा जी कहती है, देखो बेटा, सलोनी के बारे में हम सबको तो उतना ही पता है जितना उसने बताया। उसी ने बताया था कि उसकी माँ के सिवाय उसका और कोई भी नहीं है। लेकिन एक बार तो नम्रता के घर जाकर पूछताछ कर, शायद उसके घर वालों को सलोनी के बारे में कुछ पता हो। सलोनी बता रही थी कि नम्रता से उसकी बचपन से दोस्ती है। आज अभिमन्यु बहुत रिलैक्स होकर आराम से काम कर रहा था। विशाल उसे इतने आराम से काम करते देख और उसका मूड काफ़ी अच्छा देख थोड़ा हैरान हो जाता है। क्या बात है, आज तो बहुत ज़्यादा कूल नज़र आ रहा है। आज वह लड़की घर छोड़कर चली गई है। बहुत ही खुदगर्ज लड़की है। माँ का फ़ोन आया था, बता रही थी कि वह एक लेटर छोड़कर गई है। अब और बोल रही है कि मैंने कल रात उससे बोला था कि उसने मुझे पैसे से के लिए शादी की, इसलिए वह बहुत ही खुदगर्ज और ईमानदारी दिखाते हुए घर छोड़कर चली गई और मेरे सर से एक मुसीबत टल गई। तुझे देखकर मुझे हैरानी हो रही है कि तू वही अभिमन्यु है। मानता हूँ कि तू पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एटीट्यूड में रहता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू दिल का कितना साफ है। लेकिन आज तेरी बातें सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुझे हो क्या गया है। एक लड़की जिसको तू अपनी पत्नी बनाकर घर लेकर आया, आज उसके चले जाने पर तुझे खुशी हो रही है। कितनी बार कहा मैंने कि वह मेरी पत्नी नहीं है, धोखे से शादी हुई है। तू शादी के लिए तैयार तो पहले से भी नहीं था। मेरी बात का जवाब दे, हाँ या नहीं। घूंघट के पीछे नम्रता हो या फिर कोई और लड़की, तुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तू कौन सा नम्रता से शादी करना चाहता था। तूने तो इस शादी के लिए मजबूरी में दादाजी की वजह से हाँ की थी। तो फिर चाहे नम्रता तेरी पत्नी बनकर आए या सलोनी तेरी पत्नी बनकर आए, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तूने मुझसे कहा था ना कि तू दिल से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करेगा, क्योंकि तेरा परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार है। जब आज तेरे परिवार के हर सदस्य ने सलोनी को अपना लिया है, तो फिर तू क्यों अपनी पत्नी नहीं मान रहा है। या फिर मैं ये समझूं कि तू खुदगर्ज हो गया है। तूने इस धोखे से हुई शादी का आरोप लगाकर सलोनी को से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। तू वापस उसी लड़की के सपनों में खो सके जिसे तू पिछले 1.5 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहा है, लेकिन वह तुझे मिली आज तक नहीं है भाई। जो तुझे आज तक नहीं मिली, जिसे तू जानता तक नहीं है, जिसकी तूने सिर्फ एक झलक देखी है। क्या तू जानता है कि वह तुझे पसंद करती है या नहीं? तुझे क्या पता कि उसकी ज़िंदगी में कोई है या नहीं? तुझे क्या पता कि उसने अब तक शादी भी की है या नहीं? देख विशाल, पहले दिन से ही मैं तेरी ये सारी बातें सुनता आ रहा हूँ। जब भी मैं उस लड़की के बारे में बात करता हूँ तो इसी तरह बात घुमा फिरा कर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देता है। चल, मुझे तुझसे अब इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। किससे भाग रहा है? मुझसे, अपने आप से, या फिर सच्चाई से? अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। आज उसने ड्राइवर को भी जाने से मना कर दिया था, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके जहन में बार बार विशाल के कहे हुए शब्द घूम रहे थे। सही तो कह रहा है विशाल, स्वार्थी तो हो रहा हूँ मैं, पर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब वह बोलता है कि वह लड़की मुझे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्या मेरी मोहब्बत में वह शिद्दत नहीं है जो उसे ढूंढ कर मेरे पास ला सके? अभिमन्यु गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उधर सलोनी अपनी माँ का हाथ पकड़े रोड क्रॉस कर रही थी। अभिमन्यु एक झलक जैसे ही सलोनी को देखता है, उसे यकीन नहीं होता कि जिस लड़की के बारे में वह अभी अभी सोच रहा था वह उसके सामने से जा रही है। अभिमन्यु आवाज़ लगाता है, लेकिन शीशे बंद होने की वजह से आवाज़ बाहर नहीं जाती।
अभिमन्यु जब तक शीशे नीचे करके आवाज़ लगाता है तब तक सलोनी रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जा चुकी थी। अभिमन्यु तुरंत अपनी गाड़ी साइड में लगाकर उस दिशा की तरफ भागता है जिस तरफ उसने सलोनी को जाते हुए देखा था। वह चारों तरफ देखता है लेकिन भीड़ में सलोनी कहीं गायब सी हो गई थी। अभिमन्यु तुरंत विशाल को फ़ोन लगाकर बताता है, मैंने उस लड़की को देखा अपने शहर में अपनी आंखों के सामने, लेकिन शायद इस बार भी मेरी किस्मत मुझे दगा दे गई। मेरी आंखों के सामने वह लड़की गायब हो गई, लेकिन अब जब मुझे पता चल चुका है कि वह मेरे शहर में है तो मैं कहीं से भी उसे ढूंढ कर निकाल लूँगा। सलोनी का कुछ पता ना चलने पर घर के सभी लोग दुखी बैठे थे। आज कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो वह अभिमन्यु। उसका हंसते खिलखिलाते हुए चेहरा देखकर सभी को थोड़ी हैरानी होती है। आखिर आज उसके इस उखड़े हुए बेटे को, जो हमेशा खड़ूस सा चेहरा बनाकर घर के अंदर आता है, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जो आज इतना खुश है। सलोनी घर को छोड़कर चली गई है तो तू कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र नहीं आ रहा है बेटा, कुसुमा जी ताना मारते हुए अभिमन्यु से कहती है। दादी, जो शख्स मेरे लिए मायने नहीं रखता उसके लिए ना तो मैं दुखी होता हूँ और ना ही मैं खुश होता हूँ। आज मेरी खुशी का राज कुछ और है। फ़िलहाल आप सबको बाद में बताऊँगा, अभी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट जगह जाना है, कपड़े बदलने आया था। नीलिमा जी कहती है, सुन लिया आपने? माँ जी, आपने सुना? पापा जी इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं कि एक लड़की अपना सब कुछ निछावर करके इसकी ज़िंदगी में आई और उसने एक पल के लिए भी उसे सुकून नहीं दिया। आज उसकी वजह से वह लड़की घर छोड़कर चली गई है, लेकिन इस लड़के को ज़रा सी भी फिक्र नहीं है, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो समझ नहीं आता कि यह नालायक मेरी ही औलाद है। कुसुमा जी कहती है, बेटा इसमें तो कोई दो राय नहीं कि यह औलाद तेरी ही है, सिर्फ हरकतें पता नहीं किस और पर चली गई है। मयंक जी और दयानंद जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सिर झुकाकर कहते हैं, हम दोनों पर तो नहीं गया। हाँ तो हम दोनों ने कब बोला कि आप दोनों पर गया है? नीलिमा, जब अभिमन्यु पेट में था तो तुम कुछ दिन के लिए अपनी मौसी के घर गई थी ना? हो ना हो ज़रूर तुम्हारे मौसा जी का असर आ गया है इस पर। अब चुप ही हो जाइए, जब देखो मेरे मायके वालों के बारे में कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए आपको। आप अपनी लड़ाई लेकर मत बैठ जाइए मयंक जी, वैसे भी मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, उसका इस शहर में और कोई नहीं है, ऊपर से अपनी बीमार माँ को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई है। अभी भी इस लड़के को समझ में नहीं आ रहा कि वह लड़की कितनी खुददार है। पूछेंगे नहीं अपने पोते से, इतना तैयार होकर जा कहाँ रहा है और आज इतना खुश नज़र क्यों आ रहा है? मयंक बेटा, एक बात मेरे दिमाग में है, अभिमन्यु श्योर उस लड़की को तो पसंद नहीं करता, इसलिए वह सलोनी से दूर रहना चाहता है। बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो कम से कम वह मुझे बताता। जब नम्रता से शादी की बात आई थी, हाँ पहले वह इनकार कर रहा था, लेकिन बाद में वह शादी के लिए तैयार हो गया था। मैंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला था और आपने भी तो उससे बात की थी। मैं तैयार हो गया था माँ, और नीलिमा ने भी बात की थी। फिर ऐसा क्या है कि वह सलोनी से अपना रिश्ता निभाना नहीं चाहता और आज ही सलोनी घर छोड़कर गई और आज ही वह इतना खुश नज़र आ रहा है। मैं तो कहता हूँ मयंक बेटा, उसके पीछे जासूस लगाओ, मुझे पूरा भरोसा है उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की है। अभिमन्यु तैयार होकर बाहर निकल जाता है। घर में किसी से कोई बात नहीं करता। घर के सारे लोग मुंह खोले हैरानी से उसे देखते रहते हैं। आज तक उनका बेटा जो इतना खिसियाया हुआ सा घर में रहता था, आज इतना मुस्कुराता चेहरा लेकर बाहर जा रहा है। गजब बेइज्जती है हमारी, कोई इज्जत ही नहीं, हमसे एक बार बात भी नहीं की। इसलिए मयंक जी कहते हैं, अब मैं देखता हूँ, इसके पीछे मैं अपने जासूस लगाता हूँ, मुझे भी कुछ दाल में काला लग रहा है। नीलिमा जी कहती हैं, आप लोगों ने मेरे बेटे को समझ क्या रखा है? मैं मानती हूँ कि उसे गुस्सा आता है, लेकिन आप लोग भूल गए हैं कि उसे अपनी रेपुटेशन कितनी प्यारी है। उसकी शादी सलोनी से हो चुकी है, वह किसी और लड़की के बारे में सोचेगा भी नहीं। बहू, तू चुप होकर बैठ जा, मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। मैं तेरे बेटे की चाल देखकर बता सकती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की है जिसकी वजह से वह सलोनी से भाग रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उस लड़की की भी टांगें तोड़ दूँगी और इसकी भी टांगें तोड़ दूँगी, क्योंकि इस परिवार की बहू सिर्फ सलोनी है और वही रहेगी। श्रीमती जी, मेरे एक गंभीर प्रश्न का जवाब देने का कष्ट करेंगे आप? अगर अभिमन्यु की ज़िंदगी में कोई और लड़की है और उसने सलोनी को अपनाने से इनकार कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगी? सत्यानाश हो इस बूढ़े का, जो जब भी बोलता है कुछ ना कुछ उल्टा और अपशगुन ही बोलते हैं। जबकि तब देखी जाएगी, सबसे पहले पता चलने दो कि वह लड़की है कौन।
मेरी मानो कोई जासूस लगाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अपना एक फैमिली जासूस है विशाल। उसको बुलाओ, उसको हड़काओ, उसको डाँटो, उस पर चिल्लाओ, वह खुद ब खुद अपना मुँह खोल देगा। क्योंकि अभिमन्यु का ऐसा कोई भी राज़ नहीं है जो विशाल को ना पता हो। विशाल अभिमन्यु के बगल में बैठा हुआ अभिमन्यु का चेहरा देख रहा था। क्या बात है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तू इतना खुश नज़र आ रहा है। अभिमन्यु, करने क्या वाला है? मैं एक स्पेशलिस्ट के पास जा रहा हूँ। मैं उसे उस लड़की का हुलिया बताऊँगा और वह बिल्कुल वैसा ही चेहरा बनाकर मुझे दे देगा। उसके बाद तू उस लड़की के पूरे पर्चे छपवा कर पूरे शहर की दीवारों पर डलवा देगा, न्यूज़पेपर में निकलवा देगा। यही करना चाहता है ना तू? पागल हो गया है क्या तू? इस तरह की लड़की की बदनामी नहीं हो जाएगी? मैं उसे अपने लोगों को बताऊँगा ताकि वह उस लड़की का पता लगा सके। विशाल कुछ सोचकर अभिमन्यु से धीरे से बोलता है, यार मुझे एक बात बता, अगर तुझे वह लड़की मिल गई और उसने तेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या तू सलोनी को तलाक दे देगा? अभिमन्यु के पैर ब्रेक पर लग जाते हैं और गाड़ी अचानक से रुक जाती है। अभिमन्यु विशाल की तरफ देखता है और एक लंबी सांस लेता है। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोचा है विशाल। इस वक्त मुझे सिर्फ उस लड़की के बारे में पता करना है। जानना चाहता हूँ कौन है वह, क्या नाम है उसका, क्या पहचान है उसकी, जिसने इतने दिनों से मेरा चैन और मेरा सुकून चुरा रखा है। आंखें बंद करता हूँ तो सपने में सिर्फ उसी का चेहरा नजर आता है। कानों में सिर्फ उसके पायल की आवाज़ बजती है। दीवाना बना कर रखा है उसने मुझे, बेचैन कर रखा है। एक बार उससे मिल तो लेने दो यार, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है। दिन रात उस लड़की की खुमारी तुझ पर छाई रहती है। वही लड़की तेरी ज़िंदगी में आ जाएगी तो तू क्या सलोनी को अपनाएगा? पर इसमें सोचना क्या है? लेकिन एक बात बता मुझे, जब तू सलोनी को छोड़ेगा तो पूरी दुनिया वालों को क्या जवाब देगा? सब जानते हैं कि सलोनी से तेरी शादी हो चुकी है। मैं किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। मैं सलोनी को पूरी ज़िंदगी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। एक अच्छा लड़का ढूंढ कर उसकी शादी करवा दूंगा। वैसे भी ये शादी एक बेईमानी है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसे इतनी दौलत दूंगा कि उसके 7 पुश्ते बैठ कर खा सकेंगे। और उसे क्या चाहिए? विशाल अभिमन्यु की तरफ देखकर मन में सोचता है, कितना बदल गया है तू। सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत ने तुझे कैसा बना दिया है। तुझे सलोनी की भावनाओं के भी ध्यान नहीं है। हर लड़की बिकाऊ नहीं होती, हर लड़की को पैसे की ज़रूरत नहीं होती, और ये सलोनी ने साबित भी कर दिया है। तुझे लगता था कि उसने पैसे की वजह से तुझसे शादी की है। अगर उसने ऐसा किया होता तो वह कभी तेरा घर छोड़कर नहीं जाती। उसका इज्जत से घर छोड़कर जाना इस बात का सबूत है कि उस लड़की को दौलत की कोई चाह नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, इस वक्त तेरी आंखों पर सिर्फ एक लड़की के प्यार की खुमारी चढ़ी है। मैं बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुझे सही रास्ता दिखाए। विशाल वहाँ पर बैठा रहता है। अभिमन्यु से जैसा जैसा बताता है वैसे ही पिक्चर्स थोड़ी देर में तैयार हो जाती है। जब पिक्चर्स अभिमन्यु के हाथ में आती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यही लड़की है विशाल, तू देखना चाहता है था ना कि कौन है वह लड़की जिसने मेरे दिल का सुकून चुरा रखा है, जिसके लिए मैं इतना पागल, इतना दीवाना होता जा रहा हूँ। यही है मेरी पसंद। अभिमन्यु विशाल को जैसे ही पिक्चर दिखाता है, उसे देखकर विशाल हैरान हो जाता है। कभी अभिमन्यु की तरफ देखता है तो कभी उस फोटो की तरफ, और अपने आप से कहता है, नफरत करता है या प्यार? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्या हुआ? तेरे भी होश खराब हो गए ना? आखिर है ही इतनी सुंदर यार, इसलिए तो मैं इतने दिनों से इसके लिए पागलों की तरह घूम रहा हूँ। आज से पहले ये आइडिया मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं आया। मैं पहले भी इसकी पिक्चर्स बनवा कर उसका पता लगवा सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी मेरे शहर में है इसलिए इसका पता लगाना बहुत आसान होगा। अब तो जल्दी से इसको अपने आदमियों से डिस्ट्रीब्यूट करवा दे। मुझे जल्दी से जल्दी उस लड़की का पता चाहिए। 1 मिनट मेरे यार, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर लगा और ढंग से देख। क्या तू इस लड़की को पसंद करता है? तू इसे 1 साल से ढूंढ रहा था। दिन रात इसका चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। भला मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ कि वही लड़की है। विशाल पिक्चर्स अपने हाथ में लेता है और हंसने लगता है। अभिमन्यु उसे हंसता हुआ देख कर कहता है, क्या हुआ? तू भी पागल हो गया? देख, ये मेरी पसंद है। तू दूर रहना इस लड़की से। मुझे एक बात बता, तूने कभी अपनी पत्नी सलोनी का चेहरा देखा था या नहीं? सलोनी कैसी थी, कैसी नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने उसे कभी नहीं देखा। मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की यही है, और बार बार मेरे सामने इस सलोनी का नाम मत लो।
जिस रिश्ते से मुझे कोई मतलब नहीं उसका चेहरा देखकर मैं क्या करता हूँ? अरे ओ बेवकूफ़ इंसान! मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि अगर तूने एक बार सलोनी का चेहरा देख लिया होता, तो तुझे इतना भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती और तुझे ये पिक्चर्स बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किस्मत में भी तेरे साथ क्या अजीब खेल खेला है। जिस लड़की की चाहत में 2 साल तक भटकता है, जिसके लिए तू दिन-रात तड़पता है, वह लड़की तेरे अपने पास थी और तूने खुद से अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। नहीं समझा अभिमन्यु अग्रवाल बहुत दिमाग वाला बनता है खुद को, बहुत ही होशियार समझता है। मेरी तेरी सलोनी ही वह लड़की है जिसकी तू पिक्चर्स हाथ में लेकर बैठा हुआ है। अभिमन्यु को काटो तो खून नहीं, विशाल की तरफ ऐसे देखता है जैसे उसकी बातों का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ पैर लड़खड़ाने लगते हैं। वह कुर्सी पर बैठकर कहता है, इसका मतलब सलोनी यही लड़की है? सलोनी जिसके साथ तेरी शादी हुई है, मूर्ख इंसान, जिसे तूने अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। खुशियाँ मना रहा है, एक तरफ से पत्नी बनाकर घर से बाहर निकाल दिया, दूसरी तरफ प्रेमिका के रूप में उसे ढूँढता हुआ घूम रहा है। एक बार उसकी शक्ल देख ली होती ना, तो तेरी आँखों पर पड़ा हुआ ये पर्दा हट जाता। विशाल की बातें सुनकर अभिमन्यु के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। अभिमन्यु वहीं पर बैठ जाता है और उसने एक अब तक जो कुछ भी सलोनी के साथ किया वह उन सब चीज़ों के बारे में सोचता है और अपने बालों को नोच कर कहता है, कितना बड़ा मूर्ख था मैं। जिस लड़की को मैं इतने दिनों से पागलों की तरह दर बदर ढूंढता रहा, वह अब मेरे ही घर में मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रही और मैं उसे पहचान नहीं पाया। दोस्त, किस्मत ने भी देख तेरे साथ कितना बड़ा खेल खेला है। जिसकी चाहत तुझे थी वही किस्मत ने तुझे मिली, लेकिन तेरी किस्मत ने तुझे ऐसा दगा दिया कि अब तेरी किस्मत से फिर दूर हो गई। नहीं विशाल, मैं इस तरह सलोनी को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। ज़मीन आसमान एक करके मैं अपनी सलोनी को खोज कर निकाल लूँगा। सब मेरी गलती है, मैं अपनी हर गलती के लिए उससे माफ़ी माँग लूँगा। ये पिक्चर्स ले और जैसा मैं बोलता हूँ, कल के न्यूज़पेपर में वैसा ही लिखवा दे। अभिमन्यु घर वापस आता है, उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कुसुमा जी कहती हैं, गया तो बहुत चहकता हुआ था, आया है तो उसके चेहरे पर 12 बजे हैं। लगता है मेरे मुन्ने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। दादी, हाँ मेरा बच्चा, क्या हुआ? आप सही कहते हो कि मैं उल्लू हूँ, घनचक्कर हूँ, मैं किसी काम का नहीं। दादी, मैंने अपने हाथों से ही अपनी खुशियाँ बर्बाद कर दी। मैं बहुत बुरा हूँ दादी। सभी लोग हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखते हैं, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। नीलिमा जी जल्दी से जाकर उसे सीने से लगा लेती है। क्या हुआ मेरे बच्चे, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? और तेरी आंखों में आंसू? आज तक मेरे अभिमन्यु की आंखों में आंसू नहीं आए, ऐसा क्या हो गया बेटा? माँ, मैंने आप लोगों को नहीं बताया, पिछले साल मैं दिल्ली एक बिजनेस मीटिंग में गया था। उस कंपनी ने एक अनाथ बच्चों के लिए चैरिटी शो रखा हुआ था, जहाँ पर मुझे एज ए चीफ गेस्ट जाना था। मैं वहाँ पर गया। फंक्शन में मुझे एक लड़की मिली, जिसकी मुस्कान, जिसकी आंखें सब मेरे दिल में उतर गई। आपके बेटे को पहली बार अपने दिल में कुछ महसूस हुआ। उसके बाद मैंने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं वह कहाँ गायब हो गई। 1 साल से मैं उस लड़की को हर जगह ढूंढ रहा हूँ। मैंने अपने आदमियों से कहकर पूरी दिल्ली में उसे ढूंढवाया। मैंने पता लगाया कि उस फंक्शन में कहाँ कहाँ से लोग आए थे। हर जगह मैंने उसके बारे में पता किया, लेकिन वह लड़की मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने उसे भुलाने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी वह आंखें मेरे ज़हन में इस कदर समा गई थी कि मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता था। जब आप लोगों ने मेरे सामने नम्रता की शादी के लिए बोला, तो मैंने मना सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मेरे दिल में उस लड़की के लिए मोहब्बत थी, जिसका ना तो मुझे नाम पता था और ना ही वह कहाँ से आई थी यह पता था। पर दिल में इतना विश्वास था कि अगर मेरी मोहब्बत में शिद्दत है तो वह मुझे एक दिन ज़रूर मिलेगी। और देखो माँ, मोहब्बत ने अपना रंग भी दिखाया, लेकिन मैं बदनसीब था जो उसे समझ नहीं पाया और अपनी ज़िंदगी मैंने बेरंग कर ली। मतलब बेटा, तू कहना क्या चाहता है? हम सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़की तुझे मिल गई है क्या? और बेटा, अगर वो लड़की तुझे मिल गई है तो तू सलोनी को छोड़ देगा क्या? मेरी माँ, यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत मेरे पास थी, मेरे करीब थी, मेरे घर पर थी और मैंने उसे देखा तक नहीं। अरे जिस लड़की के लिए मैं दर-बदर भटकता हुआ घूम रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी सलोनी थी। किस्मत में किस तरह उसका और मेरा सहयोग मिला था, लेकिन मैंने उससे अपने गुस्से में, अपने अहंकार की वजह से उसे खो दिया। क्या मतलब तुम सलोनी से पहले से प्यार करता था? उसे पहले से जानता था? अरे नालायक, तूने आज तक हमें बताया क्यों नहीं? बताकर क्या हो जाता दादाजी? चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पर? एक तो मैं वैसे ही बहुत दुखी हूँ। दुखी तो तू अपने कर्मों की वजह से है। तेरी हरकतें इतनी बेकार हैं नालायक कहीं के।
मेरी तो समझ में एक बात नहीं आती, इतने दिन तक सलोनी इसके कमरे में रही, इसने एक बार उसकी शक्ल तक नहीं देखी। इसका मतलब कि वह लड़की जिसे तू प्यार करता था, तब तुझे पता ही नहीं था कि वह सलोनी है। तुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि तूने सलोनी की तरफ नहीं देखा। समझ रहा है मैं तो बेटा, हमारा बेटा कितना बड़ा मजनू है। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आप लोगों से, मेरी मदद करो सलोनी को ढूंढने में। बेटा, हमने हर संभव जगह पर पता कर लिया है, पर हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। अब तो हमें लगता है कि हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए या फिर न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे देना चाहिए। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं न्यूज़पेपर में निकलवाने के लिए जा रहा हूँ आर्टिकल्स। अरे हमसे परमिशन मांगने की क्या ज़रूरत है? तेरी बीवी है, तेरी मोहब्बत, तेरी सालनी। हमें तो अपने बच्चों के हंसता खेलता घर देखना है। आज ही निकलवा दे। एक कमरे में सलोनी खिड़की के पास बैठी हुई थी। उसकी माँ आकर उसके बगल में खड़ी हो जाती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ रख कर कहती है, गुड़िया, कब तक यहाँ पर खामोशी से बैठी रहेगी? चल कर कुछ खा ले। भूख नहीं है? मैं सोच रही हूँ कि तकदीर मुझे कहाँ से कहाँ ले आई है। सोच रही हूँ फैशन डिजाइनिंग वाला काम फिर से शुरू कर दूँ, 4 पैसे जुड़ जाएंगे। यहाँ आपकी मदद भी तो, इलाज भी तो करवाना है। पता नहीं मुझे मौत भी क्यों नहीं आती, तेरे सर पर बोझ बनकर बैठी हुई हूँ। खबरदार माँ, आज के बाद ऐसी बात की आपने दोबारा की तो, आप ही तो हैं एक मेरे पास। अगर आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो फिर इस सलोनी कैसे रहेगी? तेरा घर परिवार है बेटा, तेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, तेरा पति है, फिर तू अकेली क्यों? मेरी बात मान, वापस लौट जा। नहीं माँ, मैं मानती हूँ कि उस परिवार में मुझे सभी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जिसके प्यार की मुझे ज़रूरत है वह मुझे अपनी पत्नी नहीं मानता। अभिमन्यु जी को यही लगता है कि मैंने उसे धोखे से शादी की है, सिर्फ पैसे के लिए। मेरी मजबूरी समझ में नहीं आई। अरे पैसे का तो मेरे ज़हन में ख्याल तक नहीं आया था। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि फेरों तक किसी तरह नम्रता आ जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन उन्होंने मुझे गलत समझा। बात मेरे स्वाभिमान की है माँ। अगर स्वाभिमान के लिए अपना प्यार, अपना पति को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। अगले दिन सुबह सलोनी की माँ जल्दी से आकर उसे उठाती है। गुड़िया, जल्दी से उठकर बैठ जाओ और देखो आज के न्यूज़पेपर में क्या निकला है। क्या हुआ माँ, आपके चेहरे पर इतनी खुशी? ऐसा भी क्या निकला है न्यूज़पेपर में? सलोनी जैसे ही पेपर हाथ में लेती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। पेज पर ही सलोनी की बड़ी सी पिक्चर लगी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था कि यह मेरी पत्नी है सलोनी, मुझसे किसी बात पर नाराज़ होकर मुझे और घर को छोड़कर चली गई है। मेरी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई है, इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरी पत्नी को कहीं भी देखे तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करे। जो मुझे मेरी पत्नी के बारे में बताएगा उसे अभिमन्यु अग्रवाल की तरफ से वर्ल्ड टूर की टिकट दिया जाएगा विद फैमिली। देखो दामाद जी ने तेरी फ़ोटो निकलवाई है, नीचे उनका नाम भी लिखा हुआ है। मैं कहती थी बेटा एक बार बात कर ले, वापस चली जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। वह भी तुझे ढूंढ रहे हैं। देखिए माँ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मौसी से कह दो कि हम आज ही जा रहे हैं। मैं जानती हूँ कोई ना कोई उन्हें ज़रूर बता देगा वर्ल्ड टूर की चाह में, इसलिए जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। सलोनी उठकर अपना सामान पैक करने लगती, तभी उसके कमरे में कोई आता है। सलोनी कहती है, माँ आपने अपना सामान लगा लिया है ना, दवाइयों का ध्यान भी रख लीजिएगा, कल आपको डॉक्टर के दिखाती हूँ। लेकिन मुझे डॉक्टर की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है सलोनी। सलोनी के हाथ रुक जाते हैं, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। सलोनी पीछे घूमकर देखती है, सामने अभिमन्यु को देखकर हैरान रह जाती है। अभिमन्यु सलोनी को देखकर पागल हो जाता है। अभिमन्यु सलोनी को देखता रहता है। कितना बड़ा बेवकूफ़ था तू अभिमन्यु, तेरी मोहब्बत तेरी आंखों के सामने तेरे इतने करीब थी और तू कितना बड़ा था जो उसे एक नज़र देख भी नहीं पाया। सलोनी जब अभिमन्यु को इस तरह खुद को देखता हुआ पाती है, अपनी नज़रें झुकाकर मन में सोचती है, आज इन्हें क्या हो गया है? आज तक इन्होंने ढंग से मेरा चेहरा तक नहीं देखा और आज ऐसे आंखें फाड़ कर देख रहे हैं जैसे मुझे पहली बार देख रहे हैं। लगता है तबीयत खराब है या फिर शायद घर वालों ने इन्हें ज़बरदस्ती मुझे लेने के लिए कहा है, लेकिन मैं भी ना इनके साथ नहीं जाऊंगी। अभिमन्यु लगातार सलोनी को देखे जा रहा था, क्योंकि उसे तो सलोनी का चेहरा देखकर वह क्या बोलना था वह भी भूल गया था। सलोनी बेचारी बोल पड़ती है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अभिमन्यु जैसे सपने में जागा हो चौंक कर कहता है, तुम्हें लेने के लिए? ये भी कोई सवाल हुआ? मैं वह घर वापस जाने के लिए छोड़कर नहीं आई थी। तुम भूल रहे हो
कि तुम्हारी मुझसे शादी हुई है। सबको पता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम इस तरह कैसे घर छोड़कर आ सकती हो? जानती हो सारे परिवार वाले कितना परेशान हैं, तब से तुम्हें ढूँढ रहे हैं। तुम खुद तो गायब हुई, अपनी माँ को भी लेकर गायब हो गई। घर में जिस घर में रहती थी, उस घर को भी छोड़ दिया और अब यहाँ से भागने की तैयारी कर रही हो। भाग किससे रही हो? मुझसे या खुद से? सलोनी अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, मुझे किसी से भागने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं ये नहीं चाहती हूँ कि दोबारा कोई मेरे ऊपर शंका करे कि मैंने दौलत के लिए लालच में आकर सब कुछ किया है। मेरे लिए मेरा स्वाभिमान सबसे ऊपर है, उसके बाद बाकी सब और। मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं आप पर कोई दबाव नहीं बनाऊँगी, कभी आपके सामने नहीं आऊँगी और ना ही आपसे किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहती। बस आप मुझे शांति से रहने दीजिए, मैं बस इतना चाहती हूँ। यार तुम बोलती बहुत हो, एक साथ में 56 बातें सुना गई। तुम मुझे अरे कम से कम सुनो तो सामने वाला बंदा तुमसे बोलना क्या चाहता है। गलतियाँ सभी से होती हैं, मुझसे भी हो गई, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। मैं कान पकड़कर तुमसे माफ़ी माँगता हूँ, अपनी उन सारी गलतियों के लिए जो सब मैंने तुमसे कहा। मैं पागल था, मैं बेवकूफ़ था, मैं नालायक था, जो तुम्हें समझ नहीं पाया। सलोनी हैरान होकर अभिमन्यु की तरफ देखती है, जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। अभिमन्यु कहता है, मुझसे इस तरह से मत देखो वरना प्यार हो जाएगा। हे भगवान! आज इन्हें क्या हो गया है? जो शख्स कल तक मुझसे गिनती की 4 बातें करता था, वह भी नाराज़गी में आज वह इतना खुश मिजाज होकर हँस कर बातें कर रहे हैं। मैंने तो सुना था कि वह बहुत ही खड़ूस है, कहीं भी किसी से ढंग से बात नहीं करते। यह मुझसे इस तरह क्यों बातें कर रहे हैं? कहीं इसके दिमाग में कोई लोचा तो नहीं हो गया? मैंने तुम्हारी माँ से भी माफ़ी माँग ली है। अब तुम जल्दी से मुझे बताओ, तुम्हारा सामान कहाँ है? बाहर गाड़ी खड़ी है, मेरे साथ चलो। देखो सलोनी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है, लेकिन मैं अपनी आज तक की गई सभी गलतियों के लिए तुमसे कान पकड़कर माफ़ी माँगता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे आगे उठक-बैठक लगा सकता हूँ। अभिमन्यु की हरकतें देखकर सलोनी को हँसी आ जाती है और वह जल्दी से अपने मुँह पर हाथ रख लेती है। अभिमन्यु कहता है, खुलकर हँस लो, तुम हँसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। सलोनी उसकी हर बात पर झटका सा खा रही थी कि आज उन्हें हो क्या गया है। अभिमन्यु जल्दी से सलोनी का सारा सामान उठा लेता है। सलोनी जल्दी से अपना सामान को दोबारा हाथ में पकड़कर कहती है, पहले आप हमसे नाराज़ थे, अभी हम नहीं जानते, लेकिन आप हमसे खुश हो गए। कल अगर आप फिर से हमसे नाराज़ हो गए, तो हम क्या करेंगे? अभिमन्यु सलोनी के करीब आता है, सलोनी 2 कदम दूर हो जाती है। अभिमन्यु उसकी आँखों में देखकर कहता है, अब हम तुमसे कभी नाराज़ नहीं होंगे, विश्वास दिलाते हैं, अब तो हमारे साथ चलोगी ना? सलोनी हाँ में सिर हिला देती है। इतने में सलोनी की माँ आ जाती है, बेटा दामाद जी तुझे लेने के लिए आए हैं, तू इनके साथ जा। बेटा मैं कब से इसे समझा रही थी, पर ये समझती ही नहीं है, मेरी कोई बात मानती ही नहीं है। लेकिन माँ जी, मैं सिर्फ सलोनी को लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको भी लेने के लिए आया हूँ। जल्दी से बताइए आपका सामान कहाँ है? सलोनी अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखती है। अभिमन्यु सलोनी को एक आंख मार कर कहता है, इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? एक बेटा अपनी माँ को अपने घर नहीं ले जा सकता? सलोनी उसकी बातों से हैरान हो जाती है और उसकी हरकतों से परेशान भी। सलोनी की माँ की आंखों में आंसू आ गए। अभिमन्यु उनके पास जाकर कहता है, जल्दी बताओ माँ, सामान कहाँ है? बेटा मैं अपने बेटी दामाद के घर में कैसे रह सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे के घर पर तो रह सकती हूँ ना। आप जल्दी से आंसू साफ कीजिए और जल्दी से मेरे साथ चलिए। अभिमन्यु सलोनी और उसकी माँ को लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। सलोनी की माँ सलोनी को धीरे से कहती है, मैं तुझसे कहती थी ना बेटा, लड़का हीरा है, गलतफहमी की चादर चढ़ गई थी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सलोनी पूरे रास्ते अपने मन में यही सोचती रहती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, अभिमन्यु जी इतना बदल गए। अभिमन्यु बार बार सलोनी के चेहरे की तरफ देखता है और मन में कहता है, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं तुम्हें पहचानने में, लेकिन जब तक मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम मेरे पास आ गई हो, अब मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा कि दोबारा मुझसे दूर हो जाओ। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद तुम्हें पाया है और मेरी किस्मत ने भी तुम्हें खुद लाकर मेरे सामने रख खड़ा कर दिया है। इससे यह साबित होता है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कितनी सच्ची है। अभिमन्यु जैसे ही सलोनी को गाड़ी से उतारता है, परिवार के सभी लोग आ जाते हैं और सलोनी को गले लगा लेते हैं। कुसुमा जी कहती है, तूने जो हरकत की है ना,
उसने मेरा दिल बहुत दुखाया है। तू अंदर चल, मैं तुझे अच्छे से बताती हूँ। सलोनी अंदर जाने लगती है। अभिमन्यु तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हैं। सलोनी उसकी इस हरकत पर शर्मसार और हैरान दोनों हो जाती है। अभिमन्यु उसे अपने करीब करके कहता है, दादी और माँ, बहू और बेटे का स्वागत नहीं करोगी क्या? नीलिमा और कुसुमा जी एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अभिमन्यु मुस्कुराकर कहता है, पहली बार जब हम दोनों साथ में आए थे तो मेरे दिल में इस रिश्ते के लिए ना कोई इज्जत थी और ना ही सम्मान, और ना ही सलोनी के लिए मेरे मन में कोई भी चाहत थी। लेकिन आज मैं इस रिश्ते को पूरे सम्मान के साथ वापस घर में लाना चाहता हूँ। नीलिमा जल्दी से पूजा की थाली तैयार करके लाती है। कुसुमा जी दोनों को फिर से पूरे रीति रिवाज के साथ अंदर आने के लिए कहती है। अभिमन्यु एक हाथ में सलोनी का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसकी माँ का, और दोनों के साथ अंदर आता है। दयानंद जी और मयंक जी अभिमन्यु के इस फैसले से बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, ये जीवन संगिनी का पार्ट 3 यहीं पर ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।